राजस्थान की नवी विधानसभा। और इस नवी विधानसभा के बारे में हम कह सकते हैं कि अब हमारी राजस्थान की जो राजनीति है उस राजनीति में इस विधानसभा से चौथा चरण शुरू हो जाता है। तो आइए एक बार हम इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करें। इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव के इतिहास में हम भारतीय राजनीति और राजस्थान राजनीति के इतिहास को देखें तो अब तक राजनीति के 3 युगों की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें पहला युग 1952 से लेकर 1977 तक कांग्रेस प्रणाली के रूप में ही चलता रहा और यह एक दलीय सरकार का प्रभुत्व के रूप में चलता रहा। और इसी के साथ यह भी कह दें कि यह पहली विधानसभा से लेकर 5वीं विधानसभा तक चलता है। इसके बाद दूसरा युग शुरू होता है, वो होता है राष्ट्रीय आपातकाल के बाद, और इस समय से कांग्रेस प्रणाली बिल्कुल समाप्त हो जाती है और इस समय राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी की सरकार बनती है और केवल 3 वर्ष तक ही चल पाई, और वह थी 6ठी विधानसभा में जनता पार्टी की सरकार के रूप में। इसके बाद शुरू हुआ राजनीतिक का तीसरा युग, और यह तीसरा युग जनता पार्टी के आपसी मतभेदों से टूटने के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाती है। यह पार्टी 7वीं और 8वीं विधानसभा के समाप्त होने तक चलती है, जिसका समय था 1980 से लेकर 1990 ईस्वी तक। अब शुरू होता है राजनीति का चौथा युग, जिसमें राज्य में पहली बार गठबंधन की सरकार बनती है, जिसको हम संक्रमण काल की राजनीति भी कह सकते हैं या फिर हम इसे राजनीति का चौथा चरण भी कह सकते हैं, जिसका समय शुरू होता है अब, और यह समय 1990 से लेकर 1998 ईस्वी तक चलता है। गठबंधन की सरकार के रूप में बनने वाला यह संक्रमण युग जो केवल 8 वर्षों तक ही चल पाया, ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ और क्या क्या राजनीतिक हलचलें रहीं, इसको जानने से पहले एक बार फिर से आपका दोस्त विपुल जोरासिया का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से जारी होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं राज्य में बनने वाली पहली गठबंधन सरकार के रूप में, और वह है नवी विधानसभा। आपको बता दें कि नवी विधानसभा के गठन की अधिसूचना 2 मार्च 1990 को जारी हो गई थी, और इससे पहले ही श्री हरिदेव जोशी ने अपना त्यागपत्र 1 मार्च 1990 को राज्यपाल श्री सुखदेव प्रसाद जी को सौंप दिया था। अब होता है नवी विधानसभा का गठन, जिसके लिए राज्य में 200 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसका परिणाम इस प्रकार से है। इन चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटें मिली, लेकिन एक बात बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत ने इस चुनाव क्षेत्र में 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था, और वो चुनाव क्षेत्र थे, एक था छबड़ा और दूसरा था धौलपुर। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया में 2 क्षेत्रों को न गिन करके केवल 1 सीट को ही इसमें गिना गया। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 85 से घटकर 84 रही। इसी के साथ जनता पार्टी को या जनता दल को 54 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई, और कांग्रेस पार्टी को 50 सीटें मिली और शेष अन्य दलों को मिलती हैं। इन 200 विधायकों में से महिला विधायकों की संख्या 12 रही, अनुसूचित जाति के विधायकों की संख्या 33 रही, अनुसूचित जनजाति के विधायकों की संख्या 24 रही। आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनावों में 1967 कि विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी किसी को भी सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल था और उसे सरकार बनानी थी। इसके लिए भाजपा विधायक दल की बैठक होती है, और इस बैठक में श्री भैरव सिंह शेखावत को सर्वसहमति से दल का नेता चुन लिया जाता है। तो दूसरी तरफ जनता दल के विधायकों की बैठक होती है, और उस बैठक में जनता दल के 54 विधायकों ने भाजपा को अपना समर्थन देने का निश्चय किया।
इसके साथ ही दोनों दलों के गठबंधन से बहुमत के लिए 138 विधायक होने से श्री शेखावत को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस समय विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए श्री हरिशंकर भाबड़ा जी को बनाया जाता है और विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए पहले तो यदुनाथ सिंह को बनाया जाता है, लेकिन बाद में हीरा सिंह चौहान उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त होते हैं। इसी विधानसभा में अगर हम विपक्ष नेता की बात करें तो विपक्ष नेता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी जी बनते हैं। अब शुरू होती है गठबंधन की सरकार की कार्यवाहियां। हमें आपको पहले भी बताया था कि इस समय भारतीय राजनीति में धर्म की आड़ में जनता को अपने पक्ष में करने की राजनीति शुरू होती है, जिसकी चर्चा हम पिछली विधानसभा में कर चुके हैं। अब शुरू होती है राजनीति में सांप्रदायिक दंगों की राजनीति। आपको बता दें कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान के अनुसार भारत में सभी धर्मों को समान दर्जा मिला हुआ है, लेकिन किसी धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना और उसे ठेस पहुंचाना यह नहीं हो सकता। लेकिन अयोध्या की बाबरी मस्जिद को लेकर संसद में बहस होती है और उस बहस में राम मंदिर बनाने का मुद्दा सामने लाया जाता है। इसके लिए उस समय के भाजपा के अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी राम मंदिर निर्माण के लिए उत्तर भारत के बड़े राज्यों की जनता का जनादेश हासिल करने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा के लिए यात्रा करते हैं। इस यात्रा के समय बहुत से सांप्रदायिक दंगे भी हुए और इन दंगों के कारण बिहार में वे आडवाणी जी गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के विरोध में केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार से आडवाणी के नेतृत्व वाली पार्टी भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसकी वजह से केंद्र में सरकार अल्पमत के रूप में आ गई और केंद्र की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार भी पूरी तरह से अल्पमत में आ गई। इसका प्रभाव हमारे राजस्थान की राजनीति पर पड़ा और वह ऐसे था। जब राजस्थान में भाजपा की सरकार को जनता दल ने समर्थन दिया था, अब उसी जनता पार्टी दल ने भैरों सिंह शेखावत की सरकार को अपना समर्थन वापस ले लिया। इससे शेखावत सरकार अल्पमत में आ गई। शेखावत सरकार के अल्पमत में आने से विरोधी दल विधायकों ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने की मांग की और इसके साथ ही राज्यपाल महोदय ने भी शेखावत को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा और श्री शेखावत ने यह विश्वास दिलाया कि वह जल्द ही अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे। अब बात करें श्री शेखावत ने अपना बहुमत कैसे बनाया, तो सुनिए। इस समय शेखावत के नेतृत्व में भाजपा सरकार को समर्थन मिला। तब जनता दल के विधायकों में आपसी मतभेद होता रहा, जिसमें जनता दल के 54 विधायकों में से 20 विधायकों को साथ लेकर श्री नथी सिंह ने जनता पार्टी से अलग हो जाने की बात कही और यही नथी सिंह भैरों सिंह शेखावत को अपना समर्थन देकर अलग हो जाते हैं। और जब विधानसभा में खुली घोषणा कर दी जाती है कि जनता दल अपना अलग से नया दल बनाना चाहती है, जिसके लिए वह इस पार्टी से अलग होना चाहते हैं, तब इसी जनता दल से नाराज 2 विधायक और शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार 20 से बढ़कर यह जनता दल के विधायकों की संख्या अब 22 बन जाती है और यही 22 विधायक भैरों सिंह सरकार को अपना समर्थन देकर सरकार वापस बनाते हैं। और समर्थन देने के बाद विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर लंबी बहस होती है और उस लंबी बहस में विधानसभा अध्यक्ष ने मत विभाजन करवाया, जिसमें भाजपा सरकार के पक्ष में 116 वोट पड़े। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या राज्य में इस विधानसभा सत्र में भाजपा की सरकार पूरे 5 साल तक चली? तो इसका जवाब यही है कि नहीं। वो क्यों? तो शुरू करते हैं इसका घटनाक्रम। हम 8वीं विधानसभा में चर्चा कर चुके हैं कि यह सत्र भारत की राजनीति में भारत की प्रगति और भारत के विकास का मुद्दा नहीं था। मुद्दा था अयोध्या और अयोध्या में बाबरी मस्जिद। और इसी बाबरी मस्जिद को लेकर अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित होता है, जिसको लेकर के हम कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद के विवादास्पद ढांचों को
लाखों लोगों की संख्या में कार सेवकों ने उसे गिरा दिया। यह दिन यानी 6 दिसंबर 1992 का दिन भारत देश का ही नहीं, विश्व के इतिहास का सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाला सबसे बड़ा काला दिन बन गया। हजारों लोग हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, कत्ले आम हुए। उन घावों का दर्द आज भी देखने वालों के दिलो दिमाग में उठता है तो वह कराह या चीख उठता है। वो क्यों? क्योंकि इसी दिन यहाँ चारों तरफ धूल ही धूल थी। यह धूल किसी रेत के आंधी की तूफान की नहीं थी जो राजस्थान में उठती रहती है, लेकिन यह मंजर किसी आंधी से कम नहीं था। अयोध्या में चारों तरफ रेत के बवंडर में से एक ही गूंज सुनाई दे रही थी। वो था जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो बस। इसी प्रकार की गूंज के बीच कार सेवकों के हाथों में हथौड़ा, छेनी, कुदाल, बल्लम जो भी था, सब के सब अयोध्या की बाबरी मस्जिद में घुस गए और बाबरी मस्जिद के ढांचे को ध्वस्त कर दिया। वही पुराना इतिहास देखते ही देखते वर्तमान इतिहास में बदल गया। फिर क्या था? अयोध्या का यह तूफान राजनीतिक पटल को बदल के रख दिया। वो कैसे? क्योंकि इस घटना से केंद्र सरकार ने केंद्र के 5 संगठन दलों की गतिविधियों पर रोक लगा दी और इसी रोक के कारण राज्य में भी इस दल पर रोक लगा दी जाती है और राज्य सरकार विफल हो जाती है। केंद्र सरकार के आदेश से राजस्थान के राज्यपाल श्री एम चन्ना रेड्डी ने 15 दिसंबर 1992 को श्री भैरों सिंह शेखावत की सरकार को बर्खास्त कर दिया और इसी दिन राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और इसी दिन विधानसभा भंग कर दी जाती है। इस नवी विधानसभा में राज्य में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और इसी के साथ यह नवी विधानसभा खत्म हो जाती है। अब इसके बाद क्या हुआ, 10वीं विधानसभा के बारे में क्या हुआ, इसमें किस प्रकार की राजनीतिक हलचलें घटित होती हैं, हमारे सामने किस प्रकार के राजनीतिक बवंडर हमारे सामने दिखाई देते हैं, इसको जानने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। तब तक आपका दोस्त धन्यवाद के साथ विराम लेना चाहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।